नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और उनकी संपूर्ण जानकारी ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इतिहासकारों से संबंधित सभी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में डाल दिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए अपन बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लिस्तान स्कॉटलैंड इंग्लैंड में हुआ था 1782 में, और ये 1782 से 1835 के समय तक जीवित रहे थे। कर्नल जेम्स टोड को सर्वप्रथम फरवरी 1818 में उदयपुर राज्य में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड को किस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया है। तो उदयपुर रियासत के अंदर, उदयपुर राज्य के अंदर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। इसके बाद ये 1818 से 1822 तक पश्चिमी राजस्थान के राजपूत रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त करें। मतलब कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी राजपूत रियासत थे उनके पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त रहे। लेकिन सबसे पहले 1818 में किसके बने? उदयपुर रियासत के बने थे। कर्नल जेम्स टोड प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान का विस्तार से क्रमबद्ध इतिहास लिखा। मतलब कि ऐसे प्रथम इतिहासकार ही थे जिन्होंने राजस्थान का इतिहास का विस्तार से ना क्या क्रमबद्ध लिखा। मतलब कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इसलिए ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कहीं का भी इतिहास लिख दिया। इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले कौन सा इतिहास लिखा गया, उसके बाद कौन आए, फिर क्या हुआ, फिर उस तरीके से क्रमबद्ध मतलब कि सीक्वेंस में लिखा। इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने जीवन में दो ग्रंथ लिखे सबसे महत्वपूर्ण, जहां से एग्जाम के अंदर राजस्थान में क्वेश्चन पूछे भी गए और हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मैं आपको उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। इनका प्रथम ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ को इन्होंने दो भागों में लिखा। इस ग्रंथ के इन्होंने कितने पार्ट लिखे? दो भाग लिखे। मतलब कि पहला भाग था जो आया 1829 में। पहला भाग कब आया? 1829 में। पहले भाग में इन्होंने मेवाड़ का इतिहास, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली और सामंती व्यवस्था का वर्णन किया। पहले भाग में इन्होंने क्या करा? 1829 में आया तो उसमें मेवाड़ का इतिहास लिख दिया इन्होंने, राजपूताने की या फिर राजपूतों की क्या लिख दी? भौगोलिक स्थिति लिख दी, और फिर राजपूतों की वंशावली लिख दी और सामंती व्यवस्था लिख दी। ये जो सामंती व्यवस्था है ना, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में एक पॉइंट बताऊंगा कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड, जहां से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इनका सेकंड पार्ट इसने लिखा 3 साल बाद। आप इसको ऐसे ही ध्यान रखना, 3 साल बाद, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा 1832 में लिखा गया। पहले भाग में तो मेवाड़ का इतिहास लिखा था, सेकंड भाग में इन्होंने लिखा मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और हाड़ौती का इतिहास का वर्णन किया। कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी के प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे। मतलब कि 19वीं शताब्दी के प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की फेडरलिज्म व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? फेडरलिज्म व्यवस्था, जिसको सामंतवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। इनसे पहले ऐसा कोई भी अंग्रेजी इतिहासकार नहीं है जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। यही थे प्रथम इतिहासकार अंग्रेजी जिन्होंने राजस्थान की फेडरलिज्म व्यवस्था या फिर सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। इनकी जो सेकेंड बुक थी उसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब कि पश्चिमी भारत की यात्रा। ये बुक भी पूछी गई एग्जाम में कि इसको कब प्रकाशित किया इन्होंने। तो इसका प्रकाशन किया इन्होंने 1839 में। प्रथम बुक आई जिसके दो भाग थे, पहला 1829, फिर 3 साल बाद 1832। फिर इसके क्या हुआ, 7 साल बाद एक और बुक निकाली इन्होंने, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, 1839 में। अब पहली बुक में क्या लिखा था? पहली बुक के प्रथम पार्ट में इन्होंने मेवाड़ का इतिहास, और दूसरी क्या था, फर्स्ट बुक के सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा मेवाड़, आमेर, हाड़ौती, जैसलमेर और बीकानेर, इन सब का इतिहास लिखा। अब जो इनकी जो सेकंड बुक थी उन्होंने इसमें क्या लिखा? इन्होंने जब जो पूरा भ्रमण करा था ना राजस्थान का, उस समय इन्होंने क्या क्या देखा उसके अनुभव के आधार पर इन्होंने क्या लिखा? इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने अपने भ्रमण के अनुभवों के आधार पर राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, मंदिरों, मूर्तियों और आदिवासियों के जीवन का वर्णन विस्तार से वर्णन किया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किस पुस्तक के अंदर राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, मंदिरों, मूर्तियों और आदिवासियों के जीवन का वर्णन किया है। या फिर कि यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ना आदिवासियों के जीवन का वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किस बुक में किया? तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक बुक में किया। आइए दोस्तों, अपन नेक्स्ट इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार है अपने महामहोपाध्याय कविराज श्यामल दास। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जिले से संबंधित रखते हैं, इनके दरबारी कवि थे। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। श्याम किनका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। और भगवान कृष्ण कैसे नाम है? कैसे इंसान है? भले इंसान है। और जो भले इंसान है तो उसको अपन क्या कहते हैं? सज्जन आदमी भी कहते हैं ना। तो श्याम भगवान कैसे? बिल्कुल भले आदमी, और भले आदमी को अपन क्या कहते हैं? सज्जन इंसान कहते हैं। तो श्याम से हो जाएगा श्यामल दास, और भले से आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा, और बड़े आदमी को अपन क्या कहते हैं? सज्जन कहते हैं। तो सज्जन सिंह की क्या कहते हैं? दरबारी कवि। तो जिससे आपको भीलवाड़ा और सज्जन सिंह दोनों रिलेट कर पाओगे। इन्होंने क्या करा? मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल के समय 1871 में मेवाड़ के इतिहास को लिखना प्रारंभ करा। मेवाड़ के इतिहास का लिखना किसके समय प्रारंभ करा? शंभू सिंह के समय प्रारंभ किया। ठीक है।
परंतु मेवाड़ के इतिहास का अधिकांश भाग इन्होंने महाराणा सज्जन सिंह के समय में लिखा। जो इस बात से खुश होगा कि हमारे मेरे मेरे शासनकाल में इन्होंने मेवाड़ के इतिहास का सबसे ज़्यादा क्या लिखा, अधिकांश भाग लिखा। तो इस बात से खुश होकर महाराणा सज्जन सिंह ने 1 लाख रुपए का क्या दिया, अनुदान दिया। ठीक है। श्यामल दास ने फतेह सिंह, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। श्यामल दास ने महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1892 ईस्वी में ऐतिहासिक ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम आपने भी सुना होगा, वीर विनोद, को प्रकाशित किया। किसके समय किया, महाराणा फतेह सिंह के समय। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, ऐसा क्या हुआ जिनके कारण के महाराणा फतेह सिंह ने इसके प्रचलन पर रोक लगा दी, क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिख दी थी कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के संबंध में जो उनको पसंद नहीं आई। तो इस बात से नाराज होकर फतेह सिंह ने क्या करा, इनके प्रचलन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, वीर विनोद ग्रंथ के प्रचलन पर किस मेवाड़ महाराणा ने क्या लगाई, रोक लगाई। तो किसने लगाई, फतेह सिंह ने लगाई। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि वीर, जो आदमी वीर होता है वही आपको क्या दिलाएगा, फतेह दिलाएगा। वो वीर आदमी को हमेशा जिंदगी में क्या होती है, फतेह हासिल होती है। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। जो वीर विरोध ग्रंथ है ना दोस्तों, ये बहुत विशाल ग्रंथ है। इसके अंदर 4 खंड है, 20 प्रखंड है, और ना इसमें कितने पेज है, 2259, मतलब कि 2259 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है ये, जिसमें 4 खंड, 20 प्रखंड और 2259 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर क्या है, इस ग्रंथ में इन्होंने मेवाड़ राज्य और उससे संबंध रखने वाले राज्यों के इतिहास का वर्णन लिखा। यहाँ तक कि मेवाड़ के राज्य नहीं, मतलब उनसे जो संबंध रखते थे उन राज्यों का भी इन्होंने क्या करा, विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया। वीर विनोद की रचना पर ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को क्या दिया, केसर हिंद की उपाधि दी। किसने दी, ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को वीर विनोद की रचना पे क्या दी, केसर हिंद की उपाधि दी। 1879 में सज्जन सिंह ने भी इनको एक उपाधि दी जिसका नाम था कविराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, कविराज की उपाधि दी। फिर इसके 11 साल बाद 1888 में सज्जन सिंह ने इनको एक और उपाधि दी, महामहोपाध्याय की उपाधि दी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ना श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे, तो ये सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार है अपने महाकवि सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको रट लेना। ये किससे संबंधित थे, बूंदी से संबंधित। बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कहे थे। किसके कवि थे, बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक महाकवि, महाकवि तो इनको कहा जाता है, लेकिन इनको आधुनिक महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने अपने 10 वर्ष की आयु में एक ग्रंथ लिखा। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया आरएस तक में कि ना इन्होंने, सूर्यमल मिश्रण ने अपने जीवन का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा लिखा। तो उन्होंने अपने जीवन में 10 वर्ष की आयु में क्या लिख दिया, राम रंजाट नामक अपने प्रथम ग्रंथ की रचना पूर्ण कर दी थी। मतलब कि 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ, जिसका नाम था राम रंजाट नामक ग्रंथ की क्या कर दी थी, रचना पूर्ण कर दी थी। सूर्यमल मिश्रण ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना उनमें इन्होंने डिंगल भाषा, डिंगल कौन सी भाषा होती है, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया। सूर्यमल मिश्रण ने 4 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की, 4 ग्रंथों। मैं आपको इन 4 ग्रंथों के नाम 2 मिनट में याद करा दूंगा। आप राम भगवान को तो जानते होंगे, राम भगवान को कौन नहीं जानता। तो राम भगवान के जो वंश में थे ना, राम भगवान का वंश जानते हो कि राम भगवान के वंश में जो भी पैदा हुआ ना वो बिल्कुल वीर और बलवान थे। कौन थे, वीर और बलवान थे। तो ये वहीं से अपन राम याद करेंगे। राम के वंश में वीर और बलवान। तो राम के वंश में वीर और बलवान क्या था, लोगों का क्या था, मिश्रण था। तो राम के वंश में वीर और बलवान लोगों का क्या था, मिश्रण था। तो राम के वंश में किसका था, एक तो राम के वंश में किसका था, राम के वंश में वीर और किसका था, बलवान लोगों का क्या था, मिश्रण था। मिश्रण से आपको ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण बोल रहा हूँ मैं, तो सूर्य मिश्रण से आपको ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण से मिश्रण। तो राम के वंश में जो भी पैदा हुआ ना, उस वंश के जो लोग थे उनमें वीर और बलवान दोनों थे वो। तो राम से आपको ध्यान रखना राम रंजन ग्रंथ। तो राम के वंश से आपको ध्यान रखना वंश भास्कर। तो राम के वंश में जो भी पैदा हुआ वो क्या थे, वीर और बलवान थे। वीर से आपको वीर सत्सय और बलवान से आपको बलवंत विलास। मिश्रण से आपको ध्यान रहेगा सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की बात हो रही है। तो क्या करें, इनके जो 4 ग्रंथ थे ना उनके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो राम रंजाट थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनके इन्होंने 10 वर्ष की आयु में इसको पूर्ण कर दिया था और इनके जीवन का प्रथम ग्रंथ था। इसमें इन्होंने क्या करा, लोक संस्कृति का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, लोक संस्कृति का वर्णन किया। वंश भास्कर था ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वंश भास्कर। इस ग्रंथ में सूर्यमल मिश्रण ने निष्पक्ष शैली का प्रयोग किया। किस शैली का प्रयोग किया, निष्पक्ष शैली का। ये इस तरीके की शैली होती है, मानो कि ना अभी मैं आपको बताऊंगा इस ग्रंथ को लिखने के बाद इनसे क्या हुआ था, जो महाराव राम सिंह द्वितीय थे वो नाराज हो गए, क्योंकि इस शैली के अंदर है ना
आदमी किसी की तारीफ नहीं करता है, आदमी है ना उस इंसान की बुराई होती है तो वहाँ पे बुराई भी करता है, जहाँ पे तारीफ होती है वहाँ पे तारीफ भी करता है। लेकिन मानो ये राम सिंह दित्ते के क्या थे, दरबारी कवि थे। अब ये जानते थे कि मैं इनके शासनकाल में मेरे को इनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब इन्होंने इस ग्रंथ में क्या करा, ऐसा कुछ नहीं करा। जहाँ पे राम सिंह दित्ते की क्या थी, बुराई थी, तो उन्होंने उस बुराई को भी इस ग्रंथ में लिखा, और जहाँ पर इनकी तारीफ थी उस ग्रंथ में लिखा। तो इस बात से क्या होगा, राम सिंह दित्ते इनसे नाराज हो गए। तो इस ग्रंथ में सूर्यमल मिशन ने निष्पक्ष शैली का प्रयोग किया, जिसके कारण महाराज और राम सिंह इनसे नाराज हो गए। अब नाराज होगा, आप किसी के दरबार में रहते हो उनको नाराज करते हो, तो क्या करा उन्होंने इनको इस ग्रंथ की रचना करने का मना कर दिया। तो परिणाम से तरह क्या हुआ, वंश भास्कर अधूरा रह गया। बाद में क्या हुआ, इनके जो दत्तक पुत्र क्या होता है, गोद लिए हुए पुत्र। तो सूर्यमल भूषण के दत्तक पुत्र मुरादी दान ने इसको पूरा किया। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वंश भास्कर को किसने लिखा, है तो मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया कि राम के वंश में वीर और बलवान लोगों का क्या था, मिश्रण था। तो वंश से आपको ध्यान रखना, वंश भास्कर। तो किसने शुरू किया, किसको, सूर्यमल मिश्र ने। लेकिन क्या हुआ, बाद में इसको पूरा किसने किया, इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को क्या करा, पूरा किया। मुरारी दान ने इस ग्रंथ को क्या करा, पूरा करा। ये एक ऐतिहासिक रचना थी दोस्तों, बहुत शानदार ग्रंथ था ये। इसके बाद आता है अपन पढ़ते हैं बलवंत विलास ग्रंथ। ये भी एक ऐतिहासिक रचना थी। जो वीर सत्सई था ना, वीर सत्सई, वीर राजस्थान में वीर कब हुए थे, जब स्वतंत्रता संग्राम के 1857 की क्रांति में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वीर निकले थे। तो वीर सत्सई नामक ग्रंथ में इन्होंने 1857 की क्रांति के समय सूर्यमल मिश्र ने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति वीर सत्सई की रचना की। इस ग्रंथ में स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण है। ये एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्यमल मिश्र के चारों ग्रंथ आपको देते हुए पूछे कि इसके अंदर किस ग्रंथ के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण है। तो आप इसे ध्यान रखना, वीर क्या करता है, स्वतंत्रता दिलाते ना, तो स्वतंत्रता संग्राम का क्या था, चित्रण था। आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार है अपने गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि सिरोही के थे। दोस्तों यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया वो है कि सिरोही राज्य का इतिहास और राजपूताने का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इनकी चार प्रमुख रचनाएं दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की चार प्रमुख रचनाएं मैं आपको याद करवा दूंगा। मानो कि आप किसी ना क्या थे, आप किसी वहाँ पे थे राजपूत में किसी में थे, आप मान लो आपके किसी शहर में हो, तो आपको क्या करना, वहाँ पर पूरे शहर में अपने नौकरों को क्या दिया, पूरे के पूरे शहर में गौरीशंकर के नाम को राजपूत लिपि में लिखवा दो। राजपूत राजा तो राजपूत लिपि में लिखवा दो, राजपूत लिपि में लिखवा दो। तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। अब ट्रिक बिल्कुल लीजिए, गौरीशंकर का नाम, मानो किसका, गौरीशंकर का नाम। आपको क्या करना, गौरीशंकर का जो नाम है ना, गौरीशंकर का नाम राजपूत लिपि में, शहर में राजपूत लिपि में लिखियो। आपने क्या बोला, राजपूत लिपि में लिखियो। तो आपने अपने नौकरों को बोला शहर में राजपूत लिपि में लिखियो गौरीशंकर का नाम। तो गौरीशंकर के नाम से तो आपको ध्यान रखिएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात हो रही है। शहर में से आपको ध्यान रखना सिरोही, शहर में से क्या निकालना, सिरोही। राजपूत से आपको निकालना राजपूताने का प्राचीन इतिहास, लिपि से हो जाएगा भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, और लिखियो से हो जाएगा सोलंकियो। लिखियो से क्या ध्यान रखना, आपको सोलंकी याद करना है। मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा, इनकी चार रचना आपको ध्यान रखनी। इनकी चार रचनाओं की ट्रिक है कि शहर में गौरीशंकर से आपको गौरीशंकर हीराचंद ओझा निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान का नाम लिखना है तो आपको शहर से आपको ध्यान रखना सिरोही राज्य का इतिहास। शहर और सिरोही से सेम रिलेट होता है। शहर में आपको क्या लिखना है कि ना राजपूत लिपि, राजपूत से आपको ध्यान रखना राजपूताने का प्राचीन इतिहास। लिपि से आपको ध्यान रखना भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, ये इनकी प्रथम पुस्तक थी जो कि इन्होंने 1894 में लिखी। तो लिखियों से आपको ध्यान रखना सोलंकियो, लिखियो और सोलंकियो सेम रिलेट होता है। तो आप इस तरीके से इनकी चार रचनाएं याद कर सकते हो कि शहर में गौरीशंकर का नाम राजपूत लिपि में लिखियो, बिल्कुल लीजिए। शहर में कहते हैं गौरीशंकर का नाम राजपूत लिपि में लिखियो। शहर से सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूत से आपको जाना है राजपूत का पुताने का प्राचीन इतिहास, और लिखियों से हो जाएगा सोलंकियों का इतिहास, और लिपि से हो जाएगा भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रथम रचना थी। इनकी जो उपाधियाँ थी, इनको ना 1914 में तो राय बहादुर की उपाधि मिली, 1937 में साहित्य वाचस्पति की, और ना 1937 में इनको काशी विश्वविद्यालय में डिलीट की उपाधि मिली। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको महामहोपाध्याय की उपाधि दी। महामहोपाध्याय की उपाधि किसको भी दी थी, सज्जन सिंह ने दी थी, लेकिन वो श्यामल दास को दी थी 1888 में। नेक्स्ट इतिहासकार अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये चूरू से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, चूरू से संबंधित है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब मैं इनकी रचनाएं आपको याद करवाता हूँ। इनकी रचना आपको 2 मिनट में रट जाएगी। अब आपको ना इनकी रचना याद करने के आपको रामायण में जाना पड़ेगा। अब रामायण में क्या थे, राम क्या थे, रावण के जो भाई थे दशरथ, उन्होंने क्या करा था, राम का साथ दिया था। तो वो क्या था, कहते रावण के दरबार में भी राम की क्या करते थे, लेक्चर सुनाते थे। तो इस बात से क्या हुआ था, रावण नाराज हो गया था, उनको थ्रू करते हैं, मतलब कि थ्रू मतलब क्या होता है हिंदी में, थ्रू को क्या कहते हैं, फेंकना है फिर निकाल देना। तो उनको आपने क्या था,
राजवंश या फिर अपने क्या था राज्य से निकाल दिया था। तो अब यहाँ राजस्थान में एक दशरथ हुए। अब राजस्थान में जो दशरथ हुए ना, उनको क्या कहता, दशरथ को क्या करा था, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। दशरथ को रावण ने अपनी डायनेस्टी से थ्रू कर दिया था, क्योंकि वो लेक्चर दे रहा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो अपना दशरथ किसके बारे में लेक्चर दे रहा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लेक्चर दे रहा था। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, दशरथ को अपनी डायनेस्टीज क्या होती है, राजवंश से थ्रू यानी फेंक दिया था। किसने फेंक दिया था, रावण ने, क्योंकि वो लेक्चर दे रहा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो दशरथ से आपको ध्यान रखना, दशरथ क्या था, दशरथ शर्मा जो कि चूरू से थे। और डायनेस्टी से आपको ध्यान रखना द अली चौहान डायनेस्टी। थ्रू से आपको ध्यान रखना राजस्थान थ्रू दी एजेस। लेक्चर से आपको ध्यान रखना लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान से आपको ध्यान रखना सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। तो ये 4 इनकी प्रमुख पुस्तकें थे। बिल्कुल एग्जाम के अंदर ये चारों पुस्तकें इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई सी भी पुस्तक पूछी जा सकती है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं इनमें से कौन सी पुस्तक दशरथ शर्मा की नहीं है। तो आपको सीधा ध्यान रखना दशरथ को क्या कहता था, रावण ने अपनी डायनेस्टी से, तो क्या ध्यान रखना, दिल्ली चौहान डायनेस्टी। थ्रू से आपको ध्यान रखना है राजस्थान थ्रू दी एजेस, थ्रू कर दिया था क्योंकि वो लेक्चर दे रहा था। लेक्चर से आपको ध्यान रखना लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि वो लेक्चर दे रहा था किसके बारे में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनका युग और तृतीय। तो आप इसकी तरीके से ध्यान रख सकते हो। दशरथ शर्मा ने 1945 में सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार है अपने हरविलास शारदा, जो कि अजमेर से संबंधित है। इन्हीं के प्रयासों से एक शारदा एक्ट, जो आपने सुना होगा शारदा एक्ट, ये बाल विवाह से संबंधित था, पारित हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। शारदा एक लड़की है जिसका क्या हो रहा था, बाल विवाह हो रहा था। तो वो किसके पास गई, हरविलास शारदा के पास गई। उन्होंने क्या करा, इस पर क्या कर दिया, इन पर रोग से संबंधित क्या कर दिया, एक एक्ट पारित हो दिया। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। शारदा को आप बाल विवाह से रिलेट करो, शारदा का क्या हो रहा था, बाल विवाह। तो शारदा एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ, राजस्थान में हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार अपने दयाल दास बीकानेर, जो कि कहाँ के थे, बीकानेर के थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इन्हें बीकानेर के 4 शासकों का क्या हुआ, संरक्षण प्राप्त हुआ। मतलब कि 4 शासकों के समय इन्होंने क्या करा, काम करा। एक तो सूरज सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह। इन्होंने क्या किया, दयाल दास ने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत प्रसिद्ध ख्यात है जिसका नाम है बीकानेर रे राठौड़ ख्यात। बीकानेर रे राठौड़ की ख्यात की इन्होंने रचना करी महाराजा रतन सिंह के आदेश पर प्रारंभ की। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दयाल दास ने बीकानेर रे राठौड़ों की ख्यात की रचना किसके आदेश पर की, तो महाराजा रतन सिंह के आदेश पर की थी। इस ग्रंथ को दयालदास की ख्यात भी कहते हैं, क्योंकि दयालदास ने इस ख्यात को लिखा, बीकानेर राठौड़ की ख्यात, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दयालदास की ख्यात भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में इन्होंने मारवाड़ी गद्य भाषा का प्रयोग किया। किसका किया, मारवाड़ी गद्य भाषा का प्रयोग किया। इस ख्यात में इन्होंने राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक के इतिहास का वर्णन किया। बहुत फेमस ख्यात ही आपसे पूछी जा सकती है। बीकानेर राठौड़ की ख्यात की लेखक कौन है, दयालदास इनके लेखक के है। नेक्स्ट इतिहासकार है दोस्तों अपने पंडित विश्वनेश्वर नाथ रेऊ, जो कि 1890 से 1947 तक जीवित रहे। दोस्तों यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ना, आपको क्वेश्चन अलग पूछा गया है कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और बोला बिसरा राजा कहा जाता है। कि किस मारवाड़ के शासक को ना मारवाड़ का प्रताप और बोला बिसरा राजा कहा जाता है, राव चंद्रसेन कहा जाता है। ये तो आपको पता है, लेकिन किसने कहा था, ये इन्होंने ही कहा था। इन्होंने ही क्या कहा था, जो ना ये विश्वेश्वर नाथ रेऊ थे ना, इन्होंने ही किसको कहा था, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और बोला बिसरा राजा के नाम से पुकारा था। इन्होंने ही पुकारा था। तो ये यहीं से आए। तो आप इसको ध्यान रख सकना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का प्रताप और बुला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को किसने कहा, तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था। इनकी 4 प्रमुख रचनाएं, 4 या 3 प्रमुख रचनाएं आप ध्यान रख लो। वैसे तो 4 है, जो चौथी मेरे को मिली नहीं कहीं पे, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ी थी 4, लेकिन मेरे को 3 ही मिली, क्योंकि मेरे को ये 3 ही याद थी, लेकिन वो मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी बुक में मिली नहीं मेरे को। तो मैंने अभी 3 ही लिख लिया। अगर चौथी मिलेगी तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर लिख दूंगा। एक तो कॉइन्स ऑफ मेवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ को क्या कहते हैं, एक तो कॉइन्स ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ कहते हैं, राष्ट्रकूट मतलब कि दक्षिण भारत की राजकूट जाति से उत्पत्ति हुई ना इनको, तो हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स, तो मतलब राष्ट्रकूट नामक पुस्तक लिखी और मारवाड़ का इतिहास लिखा। तो मारवाड़ क्या, कॉइन्स ऑफ मारवाड़ का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट नामक बुक इन्होंने लिखी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और बुला बिसरा राजा कहा था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।